कि कल के क्लास में भी हम लोगों ने देखा था ना एक चीज कि कल के क्लास में ये चीज देखा था कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो हमने देखा था कि 13.7 बिलियन ईयर अगो जो है वो बिग बैंग की घटना हुई थी। बिग बैंग क्या था, तो एक आइस बॉल था। वो आइस बॉल में एक एक्सप्लोजन हुआ था और उसकी वजह से पूरे जो यूनिवर्स है उसमें जो गैसेस हैं, डस्ट हैं, ये सब बिखरे थे। और फिर बाद में जब उसमें मतलब बाद में जब यूनिवर्स का कूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो उस कूलिंग पीरियड के समय में अलग अलग स्टार्स बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं। उसी प्लैनेट्स का पार्ट हमारा अर्थ है वो बनता है। तो ये सब चीज बनता है। तो अर्थ का ओरिजिन कब होता है, यानी कि कूलिंग जो बिग बैंग होता है उसमें कूलिंग पीरियड आता है। कूलिंग पीरियड के बाद जब प्लेनेट बनता है तो कब बनता है, यानी कि तब बनेगा जब हमारा सोलर सिस्टम बना। तो सोलर सिस्टम कब बना, तो 4.6 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 4.6 करोड़ वर्ष पहले जो है हमारा जो अर्थ का है ये ओरिजिन हुआ था ये सोलर सिस्टम के साथ। जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो उस समय एट टाइम ऑफ ओरिजिन, यानी कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो उस समय अर्थ लिक्विड फॉर्म में था। पूरा का पूरा अर्थ लिक्विड फॉर्म में था। तो अर्थ में कूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है एक टाइम के बाद। जब कूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो अर्थ जो है ना इसमें मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि मैग्मा का पृथक्करण होता है। इसमें होता है क्या है ना मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन में, कि जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ लिक्विड फॉर्म में था। तो लिक्विड फॉर्म में था तो यानी कि मैग्मा के रूप में था। मैग्मा तो आप लोग जानते ही होंगे सब लोग कि मैग्मा और लावा। मैग्मा क्या है कि अर्थ के नीचे अभी भी जो लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ चीज है जो गलनांक की स्थिति में है, तो वो वही मैग्मा है हमारा, जो कि काफी हॉट होता है। तो ये जब अर्थ हमारा लिक्विड फॉर्म में था ना तो इसमें मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होता है। उसमें होता क्या है कि जो भारी मटेरियल होते हैं, जैसे हुआ था क्या कि इसको थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा कि जब अर्थ इस समय था ना स्टार्टिंग में लिक्विड फॉर्म में, तो उस समय टेम्परेचर पूरे अर्थ का 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक बताया जाता है। तो इसी में कूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है ना, तो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन आता है और उससे क्या होता है कि लाइट मटेरियल या लाइट मैटर जो होते हैं, हल्के तत्व या हल्के पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, रायोलाइट हो गया, एंडेसाइट हो गया, तो ये अर्थ के क्रस्ट में आ जाते हैं। क्रस्ट में आ जाते हैं या अपर मेंटल के हिस्से में आकर के ये जमा हो जाते हैं। और जो भारी मटेरियल होता है, वेट वेट मटेरियल या फिर भारी तत्व होते हैं या पदार्थ जो होते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे कि बेसाल्ट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया, ड्यूनाइट हो गया, ओलिवाइन हो गया। तो ये सब मटेरियल जो है ना वो शिफ्ट कर जाता है नीचे, यानी कि कोर में। और ये रहता है हमेशा लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, बेसाल्ट जो है, आप देखिएगा ये चीज जो लाइट मैटर जो है ना, ये लाइट मटेरियल जो है या फिर जो हल्के तत्व थे, इनसे हमारा कॉन्टिनेंट बनता है। कॉन्टिनेंट बनता है। और जो वेट मटेरियल थे जिसमें बेसाल्ट है, तो बेसाल्ट से हमारा बनता है ओशियनिक प्लेट बनता है। ओशियनिक प्लेट बनता है। इसीलिए ओशियनिक प्लेट जो होता है ना वो भारी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ओशियनिक प्लेट जो है वो बसाल्ट बेसाल्ट का बना होता है। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ग्रेनाइट का बना होता है। तो कॉन्टिनेंट वाला प्लेट कैसे वो बना, तो ये मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन से बना। और मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, तो हल्के तत्व जो थे ग्रेनाइट, रायोलाइट, एंडेसाइट, ये सब ऊपर आ गए और भारी तत्व जो थे वो नीचे यानी कि कोर में चले गए। तो ये था हमारा मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। फिर इनमें कंडेंसेशन होता है, यानी कि ये ठंडा होकर के और फिर एक जगह जमा होने लगते हैं। और फिर जो है ये फिर हमारा वर्तमान स्थिति में जो लेटेस्ट में हम लोग अर्थ को देखते हैं, इस शेप में हमारा अर्थ दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सब जो है वो मतलब इनका अरेंजमेंट हुआ था। तो ऊपर में सबसे पहले आप देखिएगा तो क्रस्ट बनता है। उसके बाद अपर मेंटल बनता है, इसको हम लोग आगे और डिटेल में भी देखेंगे। बीच में लोअर मेंटल है, फिर आउटर कोर है। अच्छा, ये इनको डिवाइड इसलिए किया गया है ना, मेंटल को भी दो भाग में क्यों डिवाइड किया गया है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा।
फिर आउटर जो कोर है उनको आउटर कोर और इनर कोर में क्यों डिवाइड किया गया? तो इसका रीजन ये है ना कि अपर मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। वैसे ही आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। अब ये देखेंगे हम लोग आगे कि क्यों लिक्विड फॉर्म में है, क्यों सॉलिड फॉर्म में है। तो ये सब चीज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया कि मतलब कैसे जो है वो अर्थ का ओरिजिन होता है और फिर जो अर्थ हमारा जो वर्तमान शेप है ये कैसे लेता है। तो हमने बताया है कि लिक्विड फॉर्म में था, कूलिंग पीरियड आता है, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन होता है, हल्के तत्व ऊपर आ जाते हैं, भारी जो तत्व या मैटर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं कोर में। अब है हमारा लेयर ऑफ अर्थ। तो लेयर ऑफ अर्थ जो है ना, एक सिंपल लेयर ऑफ अर्थ दिया था एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस नाम था, ये थे जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया था, एक सिंपल क्लासिफिकेशन किया था इसका। इसमें इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है ना, ये इसका तीन पार्ट है। अगर अर्थ को हम वर्टिकली मतलब उसको डिग करते हैं या गड्ढा करते हैं, तो हम जब 6400 किलोमीटर की गहराई तक यानी 6400 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो हमको इस तरीके से फॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है? तो सियाल मिलता है। सियाल देखिए, ये यहाँ पे ब्लू लेयर आप दिख रहा होगा, ब्लू लेयर सबसे ऊपर फिगर में, ये हमारा सियाल है। सियाल क्या है? तो ये सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा कि जो भी तत्व सिलिका से मिल करके बना हुआ है ना, जो भी एलिमेंट्स सिलिका से मिल करके बना हुआ है वो हल्का होगा, क्योंकि जिस जिस भी एलिमेंट्स में सिलिका का मात्रा बढ़ता है तो वो हल्का होता है। और यही अगर आप देखिएगा ना, तो ग्रेनाइट में ज्यादा सिलिका होता है और बेसाल्ट में कम होता है। और यही कारण है कि ग्रेनाइट ज्यादा हल्का होता है एज कंपेयर टू बेसाल्ट। ठीक है, अब देखिए सियाल जो है, सियाल का डेंसिटी अगर देखिएगा तो 2.9 है। एसिडिक है, एसिडिक है और सिलिका अधिक है। सिलिका अधिक है, इसी वजह से ये जो है सियाल जो है इसमें ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। और इससे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब इससे कॉन्टिनेंट बना है हमारा सियाल से। अब आते हैं सीमा में। सीमा जो ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये है सीमा। पिंक कलर का जो दिख रहा है ये है सीमा। अब सीमा में देखिए, तो सीमा में क्या है? तो सीमा जो है यह सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। ठीक है, इसमें दोनों का नाम के दो दो अक्षर को जोड़ करके ही बनाया गया है। सियाल जैसे सियाल से एस आई से सिलिकॉन और ए एल से एल्यूमिनियम, वैसे सीमा में एस आई से सिलिका और एम से मैग्नीशियम। तो इसमें भी सिलिका है लेकिन मैग्नीशियम भी है। तो मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से भारी है, तो इसलिए ये भारी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका डेंसिटी जो है, इसका डेंसिटी 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है इसका। ठीक है, और इसमें क्या है तो बेसिक मटेरियल मिलता है, बसाल्ट मिलता है। ठीक है, और ओशियानिक कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है, इसमें बेसाल्ट आपको मिलता है। बेसिक मटेरियल में बेसाल्ट मिलता है। ठीक है, अब आते हैं निफे। निकेल और फेरियम होता है। फेरियम जनरली आयरन लोहा को बोला जाता है। तो निकेल और फेरियम होने की वजह से इसमें रिजिडिटी यानी कि कठोरता अधिक होती है। और इसकी डेंसिटी जो है, इस निफे का डेंसिटी जो है वो 11 होता है। ठीक है, तो ये है हमारा जो कि एडवर्ड स्वेस क्लासिफिकेशन दिए थे। तो एडवर्ड स्वेस का क्लासिफिकेशन है ये कि अर्थ जो है हमारा, अगर अर्थ को हम वर्टिकली कट करते हैं और देखते हैं तो अर्थ हमारा इस टाइप से दिखता है। और इसमें फॉर्मेशन देखें तो सबसे ऊपर सियाल मिलता है, देन हम सीमा मिलता है, और फिर नीफे मिलता है। तो नीफे जो है, नीफे सबसे ज्यादा एरिया में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न थॉट्स हैं अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के इंटीरियर की जानकारी के बारे में जो भी आधुनिक समय में जो भी मतलब थॉट्स दिए गए हैं उसको देखेंगे। जिसमें से कि कुछ साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। जिसमें सबसे, हम बोले ना कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हमारा सिस्मिक वेव, जो सिस्मिक वेव पे बेस यानी कि भूकंपीय तरंग पे जो बेस्ड थ्योरी है वो हमारा सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसमें देखिए तीन थ्योरी है। फर्स्ट है डेप्थ। डेप्थ के बेसिस पे
सेकंड है, सॉरी, फर्स्ट है टेम्परेचर के बेसिस पे, सेकंड है डेंसिटी के बेसिस पे, और थर्ड है सिस्मिक वेव के। तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे है, इस पे हम लोग कैसे जानते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है, इंटीरियर पार्ट है, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसमें बस टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग बस यही जान पाते हैं ना कि हम लोग जो क्रस्ट में हैं या ऊपर हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो इंटीरियर है वो लिक्विड फॉर्म में है, बस इससे यही इतना पता चलता है। लेकिन ये पता नहीं चलता है कि पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है, ये पता नहीं चलता है। ये सिस्मिक वेव से ही पता चलेगा। तो इसमें होता क्या है कि डेप्थ जैसे है, जैसे डेप्थ में हम जाते हैं ना, तो डेप्थ इज जो डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि डेप्थ यानी कि गहराई में जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर यानी कि तापमान जो है वो बढ़ेगा। तो जनरली क्रस्ट में ऐसा देखा गया है कि जो 32 मीटर की गहराई पे जब हम जाते हैं ना, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। मतलब 32 मीटर की गहराई पे जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी बेसिस पे जो जियोलॉजिस्ट लोग थे वो अनुमान किए कि जो अर्थ है ना, अर्थ का जो कोर है वो उसका टेम्परेचर काफी अधिक होगा। जबकि उन्होंने ये चीज बताया कि जो कोर है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसको बिल्कुल माना नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हम 32 मीटर की गहराई पे जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन जब हम 6400 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे, 6400 किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। जबकि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि नहीं, कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो एक तो यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म हो जाता है, और ये पूरी तरीके से प्रूफ्ड नहीं माना जाता है, क्योंकि यह एक ही चीज को बस प्रूव करता है कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और टेम्परेचर ज्यादा है। दूसरा है डेप्थ टू डेंसिटी। तो इसमें क्या है ना कि गहराई जैसे डेप्थ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इसमें ये बोलता है कि जब हम गहराई में जाते हैं ना या डेप्थ में जाते हैं तो होता क्या है कि डेंसिटी बढ़ता है। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें बताया गया है कि जैसे देखिए, जब हम सी लेवल पे होते हैं ना, सी लेवल हमारा होता है, सी लेवल पे जब हम होते हैं, यहाँ ये देखिए हमारा सी लेवल है। सी लेवल पे जब हम होते हैं तो वहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है। लेकिन जैसे ही हम 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 मिलियन प्रेशर यहाँ पे हो जाता है। और वही जब कोर में जाते हैं 6400 किलोमीटर की गहराई में जब जाते हैं तो 3.6 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें भी बोलते हैं कि इसमें बस ये चीज पता चलता है कि जो अर्थ है ना, अर्थ के हम लोग इंटीरियर में भी जाते हैं ना, तो ये बोलता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, इस वजह से कोर भी जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा। जबकि ये भी पूरी तरीके से प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि हमने देखा था पहले ही कि कोर भी जो है वो दो फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में भी है और सॉलिड फॉर्म में भी है। तो ये भी पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाता है। अब आते हैं हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड, सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव पे आते हैं। सिस्मिक वेव पे बेस जिसको भूकंपीय तरंग बोलते हैं, तो ये सबसे अधिक प्रमाणित है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है इसको। और ये एक शॉक वेव की तरह है। शॉक वेव क्या होता है कि जिसमें कि उस वेव में जिसमें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पाया जाता है। और ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है इसको हम लोग जब अर्थ में देखते हैं, जैसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए देखते हैं ना, तो इसको फेज चेंज मेथड बोला जाए। जहां भी रिफ्लेक्शन होता है ना तो उसको बोलते हैं कि फेज चेंज हो गया। जहां भी रिफ्रैक्शन होगा ना उसको बोलते हैं कि फेज चेंज हो गई। रिफ्लेक्शन हो गया परावर्तन, और रिफ्रैक्शन हो गया अपवर्तन। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में रिफ्लेक्शन को परावर्तन बोलते हैं और रिफ्रैक्शन को अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना हुआ। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है बताइए। समझ में आ रहा है? कोई कुछ बोलिए। मेरे को पहला वाला एक बार फिर से समझा दीजिएगा ना, पहला वाला क्या? वो टेम्परेचर वाला। ठीक है।
देखिए इसमें जो फर्स्ट है ना, डेप्थ डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोल रहे हैं, कि यानी कि गहराई जो है वो तापमान के समानुपाती होता है अर्थ इंटीरियर के। इसमें देखें तो यानी कि जैसे देखिए अर्थ है ना, ये अर्थ में आप इधर गहराई में जब जैसे जाइएगा ना यहाँ पे, तो बोलता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। ठीक है। तो इसमें बोला गया ऐसा, मतलब साइंटिफिकली पाया गया कि जो 32 मीटर की गहराई में जब हम जैसे जाते हैं ना, यहाँ से 32 मीटर की गहराई में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेप्थ में जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसी में हमने बताया था कि अगर हम हर 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा हो, तो कोर तक जाते जाते बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। तो 32 मीटर गहराई पे जाने पे अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर हम कोर तक पहुंचेंगे तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा, पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होगा, जबकि वैसा नहीं होता है। अच्छा, साइंटिस्ट लोग ये भी बोलते हैं कि जो कोर है उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे जाएं कि हर 32 मीटर या 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कोर का होना चाहिए, जबकि इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही माना जाता है, और ये बोला जाता है कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये था हमारा डेप्थ में, कि डेप्थ में जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसके बेसिस पे बस एक ही चीज प्रूफ हुआ कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। तो ये हो गया ये डेप्थ में हम डेंसिटी वाला बताया है कि जो हम अर्थ का जो है वो डेप्थ में जब जाते हैं, तो डेप्थ में जाने पे क्या है, इसका डेंसिटी जो है वो बढ़ता है। जैसे कि सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 2500 किलोमीटर पे 1 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फिर यहाँ पे 6400 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं तो 3.6 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग सिस्मिक वेव के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग को मेजरली इसी को समझना है अच्छे से। तो देखिए टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव जो है ना वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पी वेव। एक मिनट। फर्स्ट होता है पी वेव, सेकंड होता है एस वेव, और थर्ड होता है एल वेव। एल वेव को हम लोग सरफेस वेव भी बोलते हैं। तो देखिए इसका पहले जो फिजिकल नेचर है ना वो समझिए। तो इसमें क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। जो पी वेव होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है। जैसे साउंड वेव जिस तरीके से वो मूव करता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में इस तरीके से साउंड वेव मूव करता है, यानी कि साउंड साउंड की दिशा, यानी साउंड जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है ना उसी डायरेक्शन में ये वेव मूव कर रहा होता है। ठीक है। जिस तरफ साउंड जा रहा है, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। तो ऐसा वेव जो होता है ना ये बहुत तेजी से चलता है, और ये सभी मीडियम में चलता है। सभी मीडियम का मतलब, ऑल मीडियम का मतलब हो गया कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों मीडियम में ये मतलब ये चल सकता है। और इसका स्पीड भी बहुत अधिक होता है, यह 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यही कारण है ना कि पी वेव जो है वो बहुत कम खतरनाक होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वो ये बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। अब देखिए इसमें जो एस वेव है, एस वेव जो है वो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ बोलते हैं हिंदी में। और ये जो है वो लाइट वेव की तरह है। ठीक है। ये जो है ये लाइट वेव की तरह है, और ये इस तरीके से मूव करता है। यानी कि जो लाइट का डायरेक्शन होता है ना इसको क्रॉस करके ऐसे ऐसे, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट पार्ट होता है इसको थ्रस्ट वो ट्रफ बोलते हैं, यानी कि गर्त बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ यहाँ तक का, ये आपका होता है 1 मिनट रुकिए। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये वेवलेंथ होता है इसका, एस वेव का। ठीक है। तो और ये जो है ये सिर्फ सॉलिड में ही मूव कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा किसी में नहीं।
इसके बाद एल वेव है, तो एल वेव होता है, इसको भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी होता है। और ये जो अर्थ का जो सरकमफेरेंस होता है ना, जैसे कि देखिए 1 मिनट, ये अर्थ है, अर्थ का जो सरकमफेरेंस होता है ना, इस सरकमफेरेंस पे ही मूव करता है, ना कि अंदर में। मतलब कि इसका मूवमेंट इस तरीके से होता है इधर, इसका मूवमेंट जो है इस पे होता है, सरकमफेरेंस पे ऐसे होता है मूवमेंट, ठीक है। तो ये होता है एयर वेव। अच्छा, ये इस तरीके से मूवमेंट की वजह से ही ना, ये क्या है कि देखिए अब इस तरीके से मूव हो रहा है पूरा सरकमफेरेंस पे, तो अर्थ को अगर हम लोग थ्री डायमेंशनली समझे ना, तो ये ऐसे पूरा गोला ऐसे बनाता है, ऐसे ऐसे पूरा बनता है, इस तरीके से मूव करता है ईपी सेंटर पे, ठीक है। तो पहला चीज तो देखिए, अब देखिए इसमें हम एक चीज और आप लोगों को ऐड करते हैं कि जैसे पी वेव जो था, पी वेव जो था, ये पी वेव का डायरेक्शन इस तरीके से होता है, पी वेव का डायरेक्शन इस तरीके से, ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है, जहाँ पे जो भूकंप है, यानी कि वो ओरिजिनेट होता है हमारा अर्थक्वेक, तो ये फोकस है। और सबसे पहले जहाँ पे अर्थक्वेक पहुँचता है, इसको हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, आपका पी वेव जो है, ये फोकस से लेकर के अंदर ही अंदर ऐसे एकदम देखिए सीधा ये मूव कर रहा है, सीधा ही मूव करता है अंदर ही अंदर। और यहाँ पे ये सरफेस पे भी पहुँचता है, तो ऐसे सीधा ही पहुँचता है, ठीक है। सरफेस पे भी पहुँचता है तो सीधा ही पहुँचता है। लेकिन एस वेव जो है ना, एस वेव जो है, इसमें हम आपको बताया ना यहाँ पे कि कैसे वो सरकमफ्रेंस जो होता है ना अर्थ का, उस सरकमफ्रेंस पे मूव करता है। मतलब जैसे ये हुआ ना आपका, तो इसमें जो आपका ये देखिए, एस वेव जो है वो इस तरीके से मूव करता है। पी वेव किस तरीके से, ऐसे लंबा, ऐसे, ऐसे। लेकिन एस वेव जो है वो इस तरीके से मूव किया, और इस वजह से, इस तरीके से इसका मूवमेंट जो होता है ना, इसी वजह से इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और एल वेव जो है, एल वेव जो जिसको कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये कहाँ से जनरेट होता है? तो ये देखिए हम क्या समझे कि जो एस वेव है और पी वेव है, ये फोकस पे ही जनरेट हो गया, फोकस पे ही इसकी मतलब ओरिजिनेशन हो गया। लेकिन जो एल वेव है ना, एल वेव जब वहाँ पे ईपी सेंटर पे पहुँचता है ना, तो ईपी सेंटर पे पहुँचने के बाद जो हमारा जो वेव है, वो इस तरीके से मूव करने लगता है पूरे सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। अर्थ का जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है, उस पे इस तरीके से मूव करने लगता है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। अगर डिवास्टेटिंग के हिसाब से देखिएगा, सबसे ज़्यादा मतलब जो हानि पहुँचाता है, या सबसे ज़्यादा अर्थ को नुकसान पहुँचाता है, ये जैसे बिल्डिंग वगैरह को, तो उस हिसाब से देखिएगा तो सबसे कम जो है वो खतरनाक है आपका पी है। पी के बाद आप लोग देखेंगे इससे ज़्यादा डेंजरस है, फिर आपका इससे ज़्यादा डेंजरस है एस, इससे ज़्यादा देखिएगा तो एल वेव है, ठीक है। अच्छा, एल वेव भी जो है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है रेले वेव, जिसको कि जो कि पी वेव की तरह ही वो करता है, और एक होता है लव वेव। लव एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको खोजा था, तो उसको बोलते हैं। तो पी वेव देखिए, रेले वेव जो है, एल वेव का रेले वेव जो है, एल वेव के अंतर्गत, तो वो पी की तरह व्यवहार कर रहा है। तो पी की तरह जब ये व्यवहार कर रहा है, तो ये कम डिवास्टेटिंग होगा, कम नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जब एल वेव जो है, एल वेव एस की तरह है, लेकिन इसका इंटेंसिटी एस से बहुत ज्यादा है। तो एल वेव में भी आप देखिएगा ना, तो एल वेव में रेले वेव जो है, वो लव वेव से कम मतलब नुकसान पहुंचाता है। तो ये है वेव वाला। इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। कंटिन्यू करें फिर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।
सर एक बार वापस से सेस्मिक वेव पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया अच्छे से। ओके। देखिए सिस्मिक वेव जो होता है ना, ये तीन टाइप का होता है। पी वेव होता है, एस वेव होता है एंड एल वेव होता है। पी वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जिसको कि हिंदी में अनुदैर्ध्य बोलते हैं। और ये साउंड वेव की तरह होता है। साउंड वेव का मूवमेंट मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया किस तरीके से साउंड वेव का मूवमेंट होता है। यानी कि साउंड जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है, ये वेव भी, यानी इसका एनर्जी भी जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन होता है। आपका जिस जिस तरीके से जिधर मतलब वेव जा रहा है उधर ही एनर्जी भी जा रहा है। तो इस वजह से ये क्या है कि इसका जो मतलब प्रभाव जो है ना, इंटेंसिटी जो है ना, वो कम होता है। और इसी वजह से इसका स्पीड भी अधिक होता है। और ये जो है सारे मीडियम में चल सकता है। सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है। दूसरा है एस वेव। एस वेव जो है जिसको जो कि ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइक लाइट की तरह, यानी लाइट का जैसे होता है वो, यानी कि लाइट का जो डायरेक्शन होता है, जैसे इस तरीके से लाइट मूवमेंट कर रहा है, तो ये इसका जो एनर्जी है ना वो इस तरीके से मूव करता है। इसका एनर्जी जो है वो इस तरीके से मूव करता है। ठीक है। तो और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चल सकता है। आप बाकी लिक्विड और गैस में ये मतलब इसका इंटेंसिटी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। अब है हमारा एल वेव, जिसको कि सरफेस वेव भी बोलते हैं। तो एल वेव जो है जिसको सरफेस वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और ये अर्थ जो है, अर्थ के जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि, यानी कि बाहर बाहर वाला जो एरिया होता है ना, सिर्फ उसी में यह मूव कर सकता है। ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया था पी में, कि पी जो है वो इस तरीके से एक सीधी रेखा में सीधे लाइन पे वो मूव कर रहा है। एस जो है वो सर्कुलर वे में मोशन कर रहा है फोकस से। और जो एल वेव है वो आपका ईपी सेंटर पे, जब भूकंप का ईपी सेंटर जो है वहां से सर्कुलर वे में पूरे सरकमफ्रेंस पे इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। इसके जो विनाशकारिता यानी डिवास्टेटिंग के मामले में देखा जाए तो पी सबसे कम करता है, फिर एस, फिर एल। एल सबसे खतरनाक होता है। ठीक है। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है, बहुत डिजास्टरस होता है। तब देखिए पी वेव एंड एस वेव का शैडो जोन को समझेंगे। इससे देखिए शैडो जोन को हम लोग जो समझेंगे ना, तो शैडो जोन को समझने से हमको ये पता चलेगा ना कि कहाँ पे लिक्विड है, कहाँ पे सॉलिड है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा जो है क्रस्ट है वो सॉलिड में है, अपर मेंटल जो है वो लिक्विड है, उसके बाद जो आउटर कोर है, लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड है, फिर आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है, ये पता चलता है। तो इसमें आप देखिए ये जो दिखाया गया है ना, ये सब जो दिखाया गया है ये आपका पी वेव को दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपका फोकस एरिया है, यहाँ से पी वेव हर हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देख रहे हैं ना ये, तो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि कोर के पास जब आ रहा है पी वेव ना, तो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो क्यों रिफ्लेक्ट कर जा रहा है? क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है। तो पहले मैंने बताया ना, यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो पी वेव होता है, ये पी वेव जो होता है, सॉरी ये जो, हाँ, ये पी वेव जो होता है, वो पी वेव यहाँ से टकराता है और यहाँ से फिर मूव हो जाता है, इसका डायरेक्शन रिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन सेकेंड डायग्राम में जब आप देखिएगा ना, तो पी वेव जो है, आपको पी वेव यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। लेकिन इसका एंगल जो है वो चेंज हो गया है। क्योंकि साइंस में पढ़े होंगे ना कि जब कोई भी जो वेव है या लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, या फिर जो मतलब क्या है, वो हल्का उसमें मुड़ान आता है या मुड़ जाता है वो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर सॉलिड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट होता है तो ये इधर की ओर मुड़ रहा है। और फिर यहाँ पे कोर में लिक्विड फॉर्म आ रहा है सेंटर में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर है, इनर कोर है, इनर कोर में फिर ये सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो फिर देखिए इस तरीके से वेव आगे बढ़ने लग रहा है। यानी कि देखिए इसमें, देखिए इसको हम और अच्छे से बता रहे हैं।
देखिए ये जैसे यहाँ पे हमारा ईपी सेंटर था, ईपी सेंटर से यहाँ पे ये इधर की ओर जो है वो पी वेव मूव कर रहा है। पी वेव मूव कर रहा है और हम लोगों को पता है कि पी वेव जो है सो हर मीडियम में कर सकता है मूवमेंट, लेकिन मीडियम बदलेगा तो उसमें क्योंकि ये भी शॉक वेव की तरह है, तो मीडियम बदलेगा तो इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, इसका एंगल जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए जब लिक्विड में एंट्री ले रहा है पी वेव तो इधर की ओर मुड़ जा रहा है, इस साइड की ओर, और जैसे यहाँ पे फिर से सॉलिड हो जा रहा है इनर कोर में, फिर से सॉलिड हो रहा है तो फिर ये इधर बाहर की ओर आ रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ भी ऐसे मुड़ रहा है अंदर की ओर, और फिर यहाँ पे सॉलिड आ जा रहा है तो ये बाहर की ओर आ जा रहा है ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा फिर सॉलिड फॉर्म आता है, देखिए कैसे बाहर की ओर फिर मूवमेंट हो रहा है पी वेव का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पी वेव जो हमारा है वो दोनों मीडियम में मूव कर रहा है, यहाँ पे सॉलिड में भी, यहाँ भी सॉलिड में, और यहाँ पे कोर में लिक्विड में भी। तो ये हो गया हमारा पी वेव। अच्छा, इसमें एक चीज और हम लोग समझेंगे, एक चीज और क्या समझेंगे, तो देखिए इसमें एक चीज और समझेंगे ये कि इसका एक पी वेव का शैडो जोन भी बनता है। तो पी वेव का शैडो जोन जो होता है ना, यहाँ पे देखिए ये पी वेव आया, पी वेव आया और यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ करके ये यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, और ये अंदर जो आया कोर में आया वो भी आकर के, क्योंकि पहले अंदर की ओर जा रहा है फिर बाहर की ओर जा रहा है, फिर यहाँ पे आकर के बाहर निकल रहा है, ये यहाँ भी यहाँ पे आकर के ऐसे बाहर निकल रहा है। तो ये 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री तक का जो एरिया होता है ना, ये पी वेव का शैडो जोन होता है, क्योंकि पी वेव यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? तो रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये जो ये वाला एरिया जो हो गया, ये हो गया पी वेव का जो ये शैडो जोन हो गया। अब हम लोग देखते हैं एस वेव का शैडो जोन। तो देखिए एस वेव का मैंने क्या जिक्र किया था कि एस वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये पूरा जो है इसमें एस वेव हमारा मूवमेंट कर रहा है, इसमें एस वेव हमारा मूवमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन कोर में यहाँ पे क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें ये आ ही नहीं रहा है, और आ रहा है तो इसका कोई मतलब ये रह ही नहीं पा रहा है यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है, इसमें एंट्री ले भी रहा है तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है 103 डिग्री पे। तो 103 डिग्री पे जब रिफ्लेक्ट कर जा रहा है तो ये क्योंकि पी वेव की तरह ये अंदर आ नहीं रहा है तो बाहर निकलेगा कहाँ से, इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये इस वेव का शैडो जोन है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे पता चलता है हम लोगों को कि जो पृथ्वी का आउटर लेयर है वो है हमारा लिक्विड फॉर्म में, और जो इनर लेयर है यानी कि कोर और मेंटल जो है वो कहीं कहीं लिक्विड फॉर्म में है और कहीं कहीं जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये है हमारा पी वेव एंड एस वेव का शैडो जोन। और इस चीज को हम लोगों को दिखाना भी है अपने आंसर में। अभी मैं वो क्वेश्चन भी लिया हूँ जो 6th जेपीएससी में पूछा गया, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मतलब जो ये पूरा जो हमारा ये है क्या बोलते हैं अर्थ का जो वर्टिकली जो काट करके जो वो निकाले हैं हम लोग उसका समझने के लिए कि जो गहराई में जाने पे जो है वो किस तरीके से बना हुआ है, कहाँ पे लिक्विड फॉर्म है, कहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। तो मैंने ये दो डायग्राम दिया है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और ये जो है ये मैंने गूगल से लिया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो तीन चीज को समझेंगे पहले कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानने के लिए। देखिए सबसे पहले इस डायग्राम के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। देखिए ये जो है ना, ये हमारा पूरा अर्थ जो है, अर्थ का वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकली देखिएगा तो ये देखिए ये पूरा ये जो है ये हाइट पे से जा रहा है, ये माउंटेन है। ये नीचे से जो जा रहा है ये माउंटेन का जो नीचे का पार्ट होता है वो है, और ये हमारा सी लेवल है, ठीक है। सी लेवल को ही हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें हम लोग जो देखेंगे सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट है। सबसे ऊपर क्रस्ट है। क्रस्ट कितना, क्रस्ट की गहराई कितनी है? तो क्रस्ट की गहराई है 0 से 35 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके बाद मेंटल आता है।
मेंटल की गहराई कितनी है? तो 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जो है, 2900 किलोमीटर तक जो है वो मेंटल है, और जो कोर है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक का जो पार्ट है वो हमारा कोर है। अब इसको भी हम लोग दो दो पार्ट में बांटते हैं। जो 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है वो अपर मेंटल है, और 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है वो लोअर मेंटल है, और 2900 से 55 किलोमीटर तक है वो आउटर कोर है, और 5155 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक जो है वो हमारा इनर कोर है। अच्छा, इसको जो डिवाइड किया गया है ना, वो इसलिए डिवाइड किया गया है इसको, क्योंकि ये सारे का नेचर, फिजिकल और केमिकल नेचर बदलता है। इस वजह से इसको, जैसे मैंने बताया था ना कि क्रस्ट है, तो क्रस्ट आपका लिक्विड फॉर्म, सॉरी सॉलिड फॉर्म में है, क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में है। अपर मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड में है, फिर यहाँ पे आउटर कोर जो है वो लिक्विड में है, फिर इनर कोर जो है वो सॉलिड में है। तो इस वजह से इसको इनर मेंटल को और कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अच्छा, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूटी बोला जाता है, जहाँ पे कि होता क्या है ना कि दो चट्टान, यानी कि दो तरीके, जैसे मेंटल का और कोर का दोनों का मतलब फीचर पाया जा रहा है, जहाँ पे विशेषता पाया जा रहा है मेंटल का भी और कोर का भी। तो वैसा जो क्षेत्र होता है ना, जिसको हिंदी में असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं, तो उसको हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। तो ये भी जो होता है ना, ये भी पांच छह तरीके का होता है। एक होता है कोनराड। कोनराड जो होता है ना, कोनराड होता है ये आपका जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट और जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट होता है, उनके बीच डिवीजन करता है। ठीक है। और क्रस्ट और जो क्रस्ट जो मेंटल होता है, यहाँ पे ये डिवीजन करता है मुंह। ठीक है। फिर आपका देखिएगा कि जो लिथोस्फीयर एंड स्टेनोस्फीयर के बीच में जो डिवीजन कर रहा है वो सेंग्विन है। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, और स्टेनोस्फीयर को हिंदी में आग्नेय मंडल बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद रेपती है, जो कि रेपती क्या करता है, तो ये आउटर अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करता है। ठीक है। इसके बाद आपका गुटेनबर्ग है। गुटेनबर्ग जो है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर को ये अलग करता है, और जो लेहमन है वो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करता है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा वो देख लेते हैं कि क्या क्या इनका जो विशेषता इनमें पाया जाता है। सो तो देखिए, सबसे पहले जो है ना इसमें हम लोग ओशियानिक, सबसे पहले हम लोग क्रस्ट को देखेंगे। तो क्रस्ट का दो पार्ट होता है, क्रस्ट को देखेंगे सबसे पहले। तो क्रस्ट का दो पार्ट होता है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, अगर तो इसका डेंसिटी जो है ना वो 2.67 होता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें आइसोस्टेसी का वो जो है ना गुण पाया जाता है। जैसे आइसोस्टेसी बोलता क्या है ना कि ग्रेटर द कॉलम ग्रेटर द डेप्थ, यानी कि जैसे देखिए ये हिमालय है ना, तो हिमालय है, यहाँ पे क्रस्ट, जैसे हिमालय की ऊंचाई अधिक है, तो मान लीजिए अर्थ पे कोई माउंटेन, हम हिमालय एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कोई भी माउंटेन है, तो माउंटेन के नीचे का भी क्रस्ट का एरिया जो होगा ना वो ज्यादा होगा। क्योंकि ये आइसोस्टेसिस थ्योरी जो है ना, ये यही बोलता है कि जहाँ पे क्रस्ट का हाइट ज्यादा होगा, वहीं पे क्रस्ट का जो मतलब डेप्थ में जाने पे, गहराई में अगर मोटाई देखिएगा तो वहीं पे ज्यादा होगा, ये चीज बोलता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है, क्रस्ट का टेम्परेचर जो है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। और क्रस्ट में ही ऐसा पाया गया था ना कि 32 किलोमीटर की गहराई पे जब हम लोग जाते हैं ना, 32 किलोमीटर की गहराई पे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं ओशियानिक क्रस्ट पे। तो ओशियानिक क्रस्ट का डेंसिटी जो है वो 3.7 होता है, और जो इसका जो डेप्थ है वो 10 से 12 किलोमीटर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कोनराड जो है, कोनराड जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट को अलग करता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा मेंटल। तो मेंटल को जब देखेंगे तो मेंटल जो है हमारा,
1 मिनट रुकिएगा। इसके बाद हम लोग मेंटल को देखते हैं। तो मेंटल देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है मेंटल। तो मेंटल में भी अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है। तो जो सबसे पहला चीज तो कि इसका जो डेंसिटी है मेंटल का डेंसिटी है वो क्रस्ट से अधिक है। इसका डेंसिटी है 5.5। और जो ये अगर देखिएगा, अर्थ को हम लोग 3 सेक्शन में बांट रहे हैं ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करता है ना, वो सबसे ज्यादा कवर करता है मेंटल ही, लगभग 83% मेंटल का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, इसको जो है ना, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ना, इसको वो 2 पार्ट में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। मैंने बताया कि अपर मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिए, अपर मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है? तो अपर मेंटल लिक्विड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी अधिक है। टेम्परेचर काफी अधिक है और जो ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर काफी अधिक है और डेंसिटी कम पाया जाता है यहाँ पे। तो डेंसिटी कम, टेम्परेचर अधिक है और डेंसिटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में, लोअर मेंटल सॉलिड फॉर्म में क्यों है? तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर अधिक है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग आपको 1100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। यहाँ पे जो है टेम्परेचर लगभग आपको, 1 मिनट, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, यहाँ पे 3300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा आपको। 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से और टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन प्रेशर भी बहुत अधिक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये सॉलिड फॉर्म में देखिएगा। कोई भी चीज जैसे है ना, मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है, उस पर प्रेशर आप अधिक दीजिएगा ना तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम जनरली एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एलपीजी जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है ना, तो उसको अधिक प्रेशर दे करके हम लोग लिक्विड में बदलते हैं, उस पर और ज्यादा अधिक प्रेशर दिया जाएगा तो सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो अधिक है और टेम्परेचर है वो भी अधिक है, तो इस वजह से ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब आते हैं ये देखिए, एक एक चीज और हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें एक देखिए, एक लिथोस्फेयर जो होता है यानी कि स्थल मंडल जो होता है, इसके नीचे एक स्टेनोस्फेयर पाया जाता है। और यह भी जो है ना, यह भी लिक्विड फॉर्म में है। और ये लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये जो स्टेनोस्फेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर यहाँ पे कम है, टेम्परेचर लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। मतलब है तो ज्यादा ही, लेकिन बाकी जगह से कंपेयर करें तो कम है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, इस वजह से पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में है। और ये स्टेनोस्फेयर का समझना हम लोगों के लिए वहाँ इंपॉर्टेंट या काम आएगा ना, जैसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो प्लेट का मूवमेंट बताया गया है ना, साइंटिफिकली जो बताया गया है वो यही बताया गया कि स्टेनोस्फेयर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। और इसके लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से ही इस पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो मूव करते हैं। तो ये चीज हम लोग वहां देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है, इसमें पेरिडोटाइट पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पेरिडोटाइट पाया जाता है और इसको हम लोग मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ से जो वोल्केनिक इरप्शन है वो होने का, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो मेजरली यहीं से होता है। मतलब आपका देखिए, वोल्केनिक इरप्शन दो जगह से होता है, एक मैग्मा चैम्बर यानी कि स्टेनोस्फेयर से, और दूसरा वहां से जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी अधिक हो रहा है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व है, जैसे कोई भी यूरेनियम वगैरह पाया जा रहा है, तो उसकी वजह से उसके उसके रेडिएशन निकलने की वजह से टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो वहाँ का भी जो मटेरियल होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और जब वहाँ पे प्रेशर अधिक हो जाता है ना, तो वो निकलने लगता है आपका, जैसे कहीं हॉट स्पॉट का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो नीचे में मान लीजिए कि अर्थ के नीचे में हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट जो होता है ना, हॉट स्पॉट जो होता है वो मेनली
वही होता है जो जहाँ पे कि आपका न्यूक्लियर एक्टिविटी एक्टिव है, जहाँ पे रेडिएशन आ रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है और ये लिक्विड फॉर्म में हो गया और यहाँ से फिर वोल्केनिक इरप्शन ऊपर की ओर होने लगता है। उसी तरीके से मैग्मा चैम्बर जो है ना, मैग्मा चैम्बर जो है वो एस्थेनोस्फेयर में है और ये अधिक टेम्परेचर होने तथा प्रेशर कम होने की वजह से जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर हम लोग देख लिए तो इसमें जो है हमारा एक होता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल का भी हमने देख लिया कि सॉलिड फॉर्म में है और ये भी बताया कि ये इसका यहाँ पे क्या था कि सॉलिड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर तो अधिक है लेकिन प्रेशर कम है, तो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे ये आउटर कोर को देखेंगे तो आउटर कोर जो है हमारा, आउटर कोर का डेंसिटी है 10। आउटर कोर का डेंसिटी है 10 और ये जो है यहाँ पे क्या होता है ना कि जियो केमिकल एक्टिविटी होता है या मतलब रेडियो एक्टिविटी, वही बताया ना, रेडियो एक्टिविटी जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल है तो वो रेडिएशन रिलीज कर रहा है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पे ये हो रहा है कि वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होता है यहाँ पे ये आउटर कोर में, और ये जनरेट होता है आपका डायनेमो इफेक्ट के कारण। डायनेमो इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, तो डायनेमो इफेक्ट के चलते यहाँ पे जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। अब आते हैं हम लोग अ, अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग देखे, सॉरी आउटर कोर का हम लोग देखे, नहीं नहीं सॉरी, ये जो फीचर है ना ये है इनर कोर का। एक मिनट, ये इनर कोर का 4300 जो है 4300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इनर कोर का है। और इनर कोर का है और क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, रेडियो एक्टिविटी भी है, इस वजह से यह लिक्विड फॉर्म में है और प्रेशर भी अधिक है। अब आते हैं हम लोग आउटर कोर पे, तो आउटर कोर में देखेंगे तो आउटर कोर का जो है यहाँ पे टेम्परेचर भी कम है। टेम्परेचर लगभग 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पे प्रेशर प्रेशर जो है वो अधिक होने की वजह से सॉरी प्रेशर कम होने की वजह से जो है ये लिक्विड फॉर्म में है और ये जो है सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, यही चीज हम लोगों को इंटीरियर ऑफ अर्थ में समझना था। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ बोलिए सोमा। सर ये इनर कोर थोड़ा हॉच पॉच हो गया, इनर को आउटर कोर। एक मिनट फिर से मैं करवा देता हूँ। सीता क्या डाउट है सीता का? सर सारे का सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर एक बार सिर्फ बताइए, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। ओके, मैं इस पूरे को एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर हमारा क्या है, क्रस्ट है जिसका कि गहराई 35 किलोमीटर तक है। ठीक है ना, क्रस्ट के नीचे जो है वो हमारा मेंटल है जिसकी गहराई है 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद हमारा कोर आता है, कोर का गहराई जो है 6371 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आउटर ये मतलब क्रस्ट है यानी कि आउटर लेयर है, सबसे ऊपर का जो लेयर है वो सॉलिड फॉर्म में है और इसमें क्या पाया जाता है मेजरली, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट का बना हुआ है और ओशियानिक क्रस्ट बेसाल्ट का बना हुआ है। ठीक है,
इसका जो डेंसिटी है वो 2.7 से 3.7 के बीच है, ठीक है। और इसका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट है इसको डिवाइड करता है वो कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी करता है। और इसका पता हम लोगों को पीजी एंड एसजी जो सिस्मिक वेव है इससे पता चला था, ठीक है। इसके बाद मेंटल है हमारा। अब मेंटल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल एंड सेकंड है आपका लोअर मेंटल। अब देखिए मेंटल का जो अपर मेंटल का जो पार्ट है इसका डेंसिटी जो है सॉरी सबसे पहले इसकी गहराई को अगर देखें ना तो गहराई इसका 35 से 100 किलोमीटर तक का है, अपर मेंटल का जो है। अब इसमें क्या है कि ये इसमें क्रस्ट का भी पार्ट रहता है और इसका जो डेंसिटी है ना वो 2.9 से वो डेंसिटी जो है वो 2.9 से 3 है। इसका डेंसिटी 2.9 से 3 है। अच्छा यहाँ पे डेंसिटी कम है लेकिन टेम्परेचर अधिक है। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जो अपर मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में है और इसी का ऊपर का जो एरिया है ना जिसका कि स्थेनोस्फेयर हमने बताया था, तो स्थेनोस्फेयर है। स्थेनोस्फेयर क्या है? तो स्थेनोस्फेयर है कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है लेकिन प्रेशर कम है। प्रेशर यहाँ पे आपको 2.9 के आसपास ही मिल रहा है, तो इस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे जो वो मिनरल या मटेरियल जो पाया जाता है पेरिडोटाइट पाया जाता है, ठीक है। ये हल्का है एज कम्पेयर टू बेसाल्ट वगैरह से देखें तो ये हल्का होता है। तो ये है और ये जो मैग्मेटिक डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना उसी की वजह से पेरिडोटाइट का जो लेयर बनता है वो यहाँ पे बनता है। जो हमने पहले बताया था मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन का कि हल्के तत्व जो हैं वो बाहर जमा होते हैं और जो भारी हैं वो अंदर। अच्छा स्टेनोस्फेयर को मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से क्या है कि लिक्विड फॉर्म में होता है टेम्परेचर अधिक होता है, तो यानी कि यहाँ पे सब मतलब मेल्टिंग कंडीशन में ही पाया जाता है, सब गला हुआ या लिक्विड फॉर्म में। तो इसको मैग्मा चैम्बर यानी कि यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन भी होता है स्टेनोस्फेयर से। स्टेनोस्फेयर का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या बताया था मैंने? ये स्टेनोस्फेयर का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो जैसे बहुत लोग बताया कि जैसे वेगनर्स ही थे तो वेगनर्स ये बोले थे कि प्लेट जो मूव करता है वो चंद्रमा के ग्रेविटेशन से करता है। तो कोई बोला कि नॉर्थ पोल का जो ग्रेविटी है उसकी वजह से करता है। लेकिन जब साइंटिफिकली प्रूव हुआ तो पता चला कि नहीं, स्टेनोस्फेयर जो लिक्विड फॉर्म में है और उस पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लोअर मेंटल पे। लोअर मेंटल पे जब हम लोग आएंगे तो इसका जो है टेम्परेचर अधिक है लेकिन प्रेशर भी अधिक होने की वजह से टेम्परेचर भी अधिक है प्रेशर भी अधिक है, तो इसकी वजह से ये क्या है कि ये सॉलिड फॉर्म में है। इसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में है। इसके बाद हम लोग आते हैं आउटर कोर पे। तो आउटर कोर पे आएंगे तो आउटर कोर जो है हमारा इसका जो डेंसिटी है वो 10 है और टेम्परेचर जो है वो 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो डेंसिटी है वो 10 है यानी कि डेंसिटी अधिक है। तो डेंसिटी अधिक है लेकिन टेम्परेचर भी अधिक है, इसकी वजह से ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है हमारा। अच्छा इसके नीचे में आएंगे तो और ज़्यादा मिलेगा टेम्परेचर। यहाँ पे लगभग टेम्परेचर आपको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा लेकिन यहाँ पे डेंसिटी 13 है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो है ये आपको सॉलिड फॉर्म में फिर मिलता है, ठीक है। ये है, इससे पहले जो बताया थे हो सकता है थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया हो पॉइंट तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा इस वाले में अभी वाले में। तो ये यही था। अब बताइए किसी को। शोमा आपको आया समझ में? सर ये आउटर को डेंसिटी ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा। आउटर कोर का टेम्परेचर नहीं, वो टेम्परेचर कम है वहां पे। आउटर कोर का टेम्परेचर मैंने आपको 4300 बताया ना। अच्छा देखिए 4300 बताया आउटर कोर।
यहाँ पे 4300 डिग्री सेंटीग्रेड बताया और इनर कोर का मैंने 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बताया। और डेंसिटी यहाँ पे 13 है, यहाँ पे डेंसिटी 10 है। आउटर कोर में 10 है और जो इनर कोर है इसमें 13। आपको सीता समझ में आया? जी सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? अब चलिए इस पे जो 6th जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 6th जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी थ्रू लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रभाव डालता है, इसकी व्याख्या करें, ये पूछा था। तो इसका आंसर का मैंने फॉर्मेटिंग तैयार किया है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, तो सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में क्या लिखिएगा, तो इंट्रो में यही सब लिखिएगा कि जो अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन जो है वो 4.6 बिलियन ईयर अगो हुआ। मतलब 4.6 करोड़ वर्ष पहले। उस समय अर्थ जो था वो लिक्विड फॉर्म में था और उसमें मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन आया। तो अर्थ का जो वर्तमान अरेंजमेंट है, मतलब अभी जो जिस तरीके से अर्थ हमको मिलता है, वो उसका कूलिंग पीरियड जब आया और कूलिंग पीरियड आने की वजह से जो मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन हुआ, और मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन की वजह से जो है हल्के तत्व, यानी कि जो लाइट एलिमेंट्स थे, हल्के तत्व थे, वो ऊपर आ गए क्रस्ट की ओर, और जो भारी थे वो कोर मेंटल की ओर शिफ्ट हो गए। ये सब आप लोग इंट्रो में बताइएगा। उसके बाद बताइएगा कि ये सब चीज बताने के बाद ये बताना है, उसी में एक मतलब इंट्रो में ही लिखिएगा कि पृथ्वी का ऐसा ऐसा चीज तो था अर्थ का, लेकिन हमको इस चीज का जानकारी जो है वो मतलब ये निम्नलिखित माध्यम से मिलता है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि जैसे देखिए सोर्स बताइएगा। इसमें जो बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट में ओरिजिन भी लिख देना है इसी में, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओरिजिन में आप बताया कि कैसे हुआ ओरिजिन, और स्ट्रक्चर में ये बताना है जो जो हमने बताया था इनका, एडवर्ड स्वेस का जो बताया था, सियाल, सीमा, नीफे, इस तरीके से बता दीजिए। और फिर एक ये भी, या फिर ये बता सकते हैं इसमें एक डायग्राम तो ये हो जाएगा। दूसरे डायग्राम में आप ये दे सकते हैं कि जैसे क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के बाद अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, और फिर हो गया आपका कोर। तो ये बता सकते हैं स्ट्रक्चर इस टाइप का है। फिर ये भी स्ट्रक्चर जब बताएगा इसी समय लिख दीजिएगा कि ये सॉलिड फॉर्म में है, फिर ये लिक्विड में है, फिर ये सॉलिड में है, फिर ये लिक्विड में है, फिर ये सॉलिड में है। फिर इनका कारण भी बता दीजिएगा कि क्या क्यों है। फिर हमको क्या करना है ना, ये सब बताने के बाद अब हमको वो चीज को प्रूफ करना है कि हम जो बता रहे हैं कि क्रस्ट सॉलिड में है, हम बता रहे हैं कि जो स्टेनोस्फेयर या अपर मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में है, हम बता रहे हैं कि जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड, ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉरी सॉलिड फॉर्म में है लोअर मेंटल। आउटर कोर जो है लिक्विड में है, इनर कोर जो है सॉलिड में है। तो ये क्यों है, इसको बताने के लिए अब हम आएंगे, जिसमें कि हम तीन चीज आपको बताए थे कि टेम्परेचर के बेसिस पे बताएंगे। इसमें बताएंगे ये एक एक लाइन, दो दो लाइन में इसको बता देंगे कि 32 मीटर की गहराई में जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर, 32 मीटर की गहराई में जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो लिक्विड फॉर्म में है। फिर हम लोग डेंसिटी को बताएंगे, तो डेंसिटी में बताएंगे, तो डेंसिटी में मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि जो डेंसिटी है इसमें आपका ऊपर में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, डेंसिटी या प्रेशर बोल सकते हैं। तो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये यहाँ पे सी लेवल पे 2500 किलोमीटर की डेप्थ में जा रहे हैं तो 1 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद 6400 किलोमीटर की गहराई में जा रहे हैं तो 3.6 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जा रहा है। तो प्रेशर के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारा अर्थ जो है वो कहीं ये अर्थ जो है वो
कहीं-कहीं लिक्विड फॉर्म में है और कहीं-कहीं जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन इसको साइंटिफिकली प्रूव कौन करता है? तो सिस्मिक वेव। अब हमारा फोकस जो है पूरा फोकस इस पे होगा। जब हम आंसर लिखेंगे तो 1.5 से 2 पेज का आंसर हमारा सिस्मिक वेव पे ही होना चाहिए। तो सिस्मिक वेव में हम बताएँगे कि जैसे 3 चीज़ हमने बताया था ना यहाँ पे, पी वेव, एल वेव, एस वेव, सबको बताएँगे, सबका एक-एक डायग्राम भी बनाएँगे कि पी वेव कैसे मूव करता है, जैसे यहाँ से फोकस से इस तरीके से मूव करता है। एस वेव जो है फोकस से इस तरीके से सर्कुलर पाथ में वो करता है। एल वेव जो है पी एस वे एस एस वेव, और ये यहाँ पे एल वेव। एल वेव जो है ईपी सेंटर पे आकर के जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है उस पे ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है। तो ये सब बताएँगे, ये सब बताते हुए फिर जो हमारा ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम कंप्लीट ना भी तो कम से कम इसमें ये चीज़ ज़रूर आए कि हम लोग इसमें ये चीज़ बस बता पाएँ। जैसे देखिए, इसमें हम लोग ये चीज़ बता पाएँ कि क्रस्ट एक होता है, एक मेंटल होता है और एक कोर होता है। आप लोग अगर इसका 5 मतलब 5 भाग में डिवाइड करके बता दीजिएगा तो और अच्छा होगा। एक क्रस्ट बता दीजिए, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो ये डायग्राम को यहाँ पे हम लोगों को बताना है। यहाँ पे जो है इस डायग्राम को हम लोगों को बताना है। सिस्मिक वेव में सारे वेव को डिस्क्राइब करने के बाद इस डायग्राम को हम लोगों को बनाना है, और इस डायग्राम को बनाने के बाद क्रस्ट दिखाना है, अपर मेंटल दिखाना है, लोअर मेंटल दिखाना है, आउटर कोर दिखाना है और इनर कोर दिखाना है। और फिर बताना है इसमें कि कैसे जो है वो ये सॉलिड ये जो हमारा कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, आउटर कोर है लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे एक डायग्राम और आएगा, वो कौन सा आएगा? तो ये वाला ये डायग्राम यहाँ पे एक और ऐड होगा, जिसमें कि हम लोग ये बताएंगे कि जो पी वेव है वो पी वेव यहाँ से ये पी वेव जो है वो पी वेव यहाँ से ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, और पी वेव जो है वो लिक्विड में भी एंट्री ले रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। फिर यहाँ आ रहा है, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बाहर, यानी कि तीनों मीडियम में मूव कर रहा है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ऊपर में जो है वो बिल्कुल बाहर की ओर ऐसे मूव कर रहा है सॉलिड फॉर्म में। जब अंदर में जा रहा है तो लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है, मीडियम चेंज हो जा रहा है, तो ये अंदर की ओर मुड़ जा रहा है। फिर बाहर निकल रहा है तो बाहर की ओर ऐसे बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो है ये हम लोग बताएँगे कि कैसे जो है ये सॉलिड फॉर्म में है अर्थ हमारा, फिर लिक्विड फॉर्म आता है, फिर सॉलिड फॉर्म आता है। तो इस तरीके से हमको प्रूव करना है सिस्मिक वेव के माध्यम से। तीनों वेव का हम लोग यूज़ करेंगे और उसमें बताएँगे। हालाँकि जो अर्थ का इंटीरियर है ना, अर्थ के इंटीरियर बताने में सिर्फ़ जो 2 वेव है ना यही इम्पोर्टेंट है, एक पी वेव और एक एस वेव। क्यों? क्योंकि देखिए पी वेव हमको ये बता रहा है कि ये हमारा आउटर कोर है, सॉरी ये क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जब हम मेंटल में एंट्री ले रहे हैं, कोर में एंट्री ले रहे हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है? यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, कोर से बाहर आ रहा है तो फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एस वेव हमको बताता है कि एस जो है वो सिर्फ सॉलिड में मूव मूव कर रहा है। यहाँ पे ये एंट्री ले ही नहीं पा रहा है, कोर में ये अपना मूवमेंट दिखा ही नहीं पा रहा है। तो ये एस वेव के माध्यम से हम लोग ये बताएंगे कि कोर जो है वो लिक्विड है, और जो अ, हमारा क्रस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो हम लोगों को फाइनली इस आंसर में इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है ना, उसमें बताना यही चीज़ है, इसमें हम लोगों को बताना यही चीज़ है कि अर्थ जो है वो किस तरीके से है, क्रस्ट कैसा है, मेंटल कैसा है, कोर कैसा है, इसी चीज़ को हम लोगों को बताना है। और इसके बाद हम लोग इसका कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा इसमें चाहेंगे तो क्रिटिसिज़्म भी जोड़ सकते हैं। क्रिटिसिज़्म जब जोड़िएगा ना तो उसमें आप टेम्परेचर और डेंसिटी वाले का क्रिटिसिज़्म ज़्यादा करिएगा, कि टेम्परेचर जो है ये सिर्फ़ यही बताता है कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि सिस्मिक वेव ये बता रहा है कि नहीं, कहीं-कहीं जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी है अर्थ का इंटीरियर जो है। वही डेंसिटी का क्रिटिसिज्म करिएगा तो इसमें ये बताइएगा कि ये सीधा-सीधा बताता है कि अर्थ के गहराई में जा रहे हैं तो बस डेंसिटी जो है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसमें भी डिफरेंस आ रहा है, डेंसिटी में भी अलग-अलग डिफरेंस आ रहा है। तो इसको प्रूफ कौन कर रहा है? तो इसको प्रूफ कर रहा है सिस्मिक वेव। तो टेम्परेचर डेंसिटी का क्रिटिसिज्म करके और ये बताना है कि सिस्मिक वेव जो है अभी तक जो है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है,
तो और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक है, सबसे ज्यादा प्रूव्ड है। और ये सब बताने के बाद एक कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि जो है उसमें कंक्लूजन में इस तरीके से लिखिएगा कि पहले हम लोग वो धार्मिक थ्योरी पे विश्वास करते थे, तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि अर्थ का जो है वो किस तरीके से फॉर्मेशन है, पूरे अर्थ को सॉलिड समझा जाता था। फिर धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ, तो साइंस डेवलप हुआ तो हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझे, तो ये पता चला कि जो अर्थ है वो कहीं कहीं सॉलिड फॉर्म में, कहीं कहीं लिक्विड फॉर्म में है। इस तरीके से बता करके कंक्लूजन में एक और लिखिएगा कि जो वर्तमान में एक है, तो वर्तमान में एक यूएसए के साइंटिस्ट लोग जो है ना लगभग 18 किलोमीटर तक जो है वो खुदाई किए थे, और 18 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करके वहां तक का जो है वो मतलब प्रत्यक्ष रूप से जानकारी जुटा पाए, और बाकी जो जानकारी हमको मिलता है 18 किलोमीटर के बाद का, वो मिलता है हमको सिस्मिक वेव के माध्यम से। तो ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलिए। और बाकी जो है ना, ये टॉपिक जरा आप लोग को पढ़ के आना होगा, ठीक है? पढ़ के आइए। अभी मान लीजिए कि आपको 40-50% जो है आइडिया लगा, उसके बाद जब पढ़ के आइएगा, कल वापस से सर जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, और तब आपको इस पे आंसर राइटिंग करना होगा। क्योंकि आपको बता ही दिए, फिजिकल ज्योग्राफी कंपेरिजन टू झारखंड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी काफी टफ है। लेकिन वही बात है कि आसान चीज तो पूरा दुनिया करता है। जब टफ चीज पे आप मेहनत करेंगे, और सोचिए जब इस हिसाब से आप डायग्राम बना के और आपका आंसर दिखाएंगे, तो क्यों नहीं एग्जामिनर आपको जो है 27 नंबर, 28 नंबर, इवन 30 नंबर भी मिल जाता है ज्योग्राफी में, क्योंकि साइंस के जैसा है। ठीक है, बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय निकाल के जैसे से टॉपिक हम लोग का हो रहा है, वैसे वैसे साथ में जो है उसको कंप्लीट करते चलना है, कि बैकलॉग जो है फिर आपका बने नहीं, और आपको क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, तो इसको वापस से आप पढ़ के आइए, और उसके बाद कल फिर से धीरज सर जो है इसको आपका जो भी डाउट या कुछ भी रह जाएगा उसको क्लियर कर देंगे, और फिर आपको आंसर राइटिंग इस पे करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत डिटेलिंग में हर पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से कवर किए, और जो 6 जेपीएससी में क्वेश्चन आया था, दिमाग में चल रहा था उसको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, तो वो भी लगता है कि सभी को आइडिया लगा होगा। थैंक यू सो मच। कल जो है, कल हम लोग क्या करेंगे ना कि कल जिसको भी ये चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, और अगर जहाँ भी डाउट रहेगा वो पूछिएगा। मतलब आधा पौना घंटा इस पे करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ लेंगे, या फिर आप लोग पहले आंसर राइटिंग कीजिएगा। ये बताइए, इसी क्वेश्चन पे, इंटीरियर ऑफ अर्थ पे आंसर राइटिंग। हाँ धीरज सर, ये सही रहेगा कि पहले ना एक टॉपिक को 360 डिग्री करके और उसको कंप्लीट करके तब फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना सही रहेगा। तो सर कल पहले आंसर राइटिंग करवा दीजिए ना, क्वेश्चन दे देते सर इसी का, और उसके बाद लिख के लोग आते तो फिर हम इस पे एक बार और डिस्कस करते। सब लोग रेडी हैं? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। पल्लवी, सोमा, जी सर। रंगोली, है ना? क्योंकि सर इतना अच्छे से जी बार सर, बार आंसर चीजों राइटिंग को ही एक्सप्लेन करवाइए। किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वही हम चाह रहे थे कि उधर से जवाब आए, कि इतना जब डिटेल में समझा ही दिए हैं तो सर हम तैयार हैं लिखने को। तब तो फिर टीचर को भी अच्छा लगता है और मजा भी आता है कि हम इतना डिटेलिंग जो किए, बार बार चीजों को समझाएं, तो वो सबको क्लियर में हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब आप लिखेंगे ना, तो आप और अच्छे से उसको पढ़ेंगे और अच्छे से करके आएंगे। तो ये बेस्ट है, कल सब लोग इसको लिखिए, और उसके बाद जो थोड़ा कमी बेसी रह जाएगा, धीरे से उसको मतलब फीडबैक दे देंगे। ठीक है, हाँ, लिखने में भी कहीं कोई दिक्कत होगा ना किसी को, तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और लिखिए ना, पहले लिखिए, स्टार्ट करिएगा तो फिर बहुत सारा, और यहाँ पे 3 4 5 लोग सब लोग लिखेंगे तो बहुत अलग अलग डायमेंशन से वहीं पे पता चल जाएगा। तो करिए, उसको लिखिए एक बार, इसी क्वेश्चन को नहीं होगा तो सर डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ आज ही ग्रुप बन जाएगा, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज हमको क्लास के बाद इन्फॉर्म कर दीजिएगा,
आज ही टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाएगा और वहां पे जो है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 11 to 13 जेपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस बार जब चीजें सामने आ गई तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे। जिस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आया है 6 से नया सिलेबस होने के बाद से, वो सारा क्वेश्चन हम लोग जो है कवर अप करेंगे, ठीक है। और एक चीज और बताएंगे, जब आप लोग आंसर राइटिंग करिएगा ना, तो ज्योग्राफी में डायग्राम बनाने में कहीं कोई संकोच नहीं करिएगा। जहां भी लगे आप लोगों की डायग्राम यहाँ देना चाहिए, एकदम निसंकोच देना है डायग्राम वहां पे। यहाँ पे लिखिएगा कम, डायग्राम ज्यादा बनाइएगा। ठीक है। ठीक है, सबको धन्यवाद, और कल आंसर सबमिट करिए, तब और मजा आएगा। ठीक है, सभी को गुड